very logical evening, everyone. So here we are with the analysis of GK section of ALET 2. ALET का ये सेकंड मॉक है आपका, और विदेज्ञ ऑल इंडिया ओपन मॉक भी है ना, सेकंड नंबर का आपका विदेज्ञ ऑल इंडिया मॉक है, जिसको आज हम एनालाइज करने वाले हैं। इसके पर्टिकुलरली जीके सेक्शन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, है ना। बिना किसी देरी करे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच कॉन्फ्रेंस लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो जनरली सबसे पहले मैं आपको एलेट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एलेट का जो एग्जाम होता है वो किस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो इट इज टोटली डिफरेंट विद क्लैट। क्लैट का गेम जो है वो अलग है, एलेट का गेम थोड़ा सा अलग होता है। क्लैट में क्या होता है, एक पैसेज आपको दिया जाता है, उस पैसेज से 5 या 6 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं पर्टिकुलर टू दैट टॉपिक। यहाँ पर एलेट में आपको टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि एकदम रैंडम होंगे, है ना। इनका कोई भी किसी भी पैसेज से कोई रिलेशन नहीं है। रैंडम 30 क्वेश्चंस हो सकते हैं वो, है ना, वो कहीं से भी हो सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, पॉलिटिक से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इकोनॉमी हो सकता है, आपका साइंस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया भी हो सकता है, डिफेंस भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, एनवायरमेंट भी हो सकता है। ये सारे ही टॉपिक का डाइवर्सिफिकेशन होता है। सभी तरह के टॉपिक्स जो भी आपके करंट अफेयर्स में चल रहे हैं, एज वेल एज स्टैटिक जीके के जो पार्ट हैं, वो कुछ भी यहाँ पर पूछ सकता है। तो एलिट का जो जीके है वो, उसका कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं है या फिक्स कोई पॉइंट नहीं है जो कि आप करंट अफेयर सिर्फ पढ़ के उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों का ही इक्वल वेटेज आपको देखने को मिलता है। सभी तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, दैट विच कॉन्फ्रेंस लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन के लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस जो है वो एक ग्राउंड वर्क की तरह काम करी थी। तो डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस जो थी आपकी, डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस क्या था, बैकग्राउंड था किसके लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए। यूनाइटेड नेशंस आपको 24 अक्टूबर को बना था, 24 अक्टूबर 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि डोम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस का ही क्या था, रिजल्ट था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम डिटेल में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट इज, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले सीडीएस कौन थे, इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। जनरल अनिल सिंह चौहान, जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे और जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, जनरल बिपिन रावत, क्योंकि हमसे फर्स्ट पूछे गए हैं, फर्स्ट सीडीएस पूछे गए हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने इसमें जल्दीबाजी में आंसर लगा दिया होगा ए, जनरल अनिल सिंह चौहान। बट जनरल अनिल सिंह चौहान जो है वो अभी करेंटली आपके सीडीएस हैं, अभी करेंटली सीडीएस हैं जनरल अनिल सिंह चौहान। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फर्स्ट सीडीएस, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि जनरल बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो सी ऑप्शन है ये आपके अभी जो करेंटली आपके आर्मी चीफ हैं, इनसे पहले जनरल मनोज पांडे थे आर्मी चीफ। अभी करेंटली उपेंद्र द्विवेदी साहब, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है वो क्या है आपके करेंटली आर्मी के चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश, एससीओ। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में बना रहता है। कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि ब्रिक्स, सार्क, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये साल भर कभी ना कभी न्यूज में बने रहते हैं। G20, ये सभी न्यूज में बने रहते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो यहां से आपके स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां पर हमसे पूछा है कि एससीओ कब स्टैब्लिश हुआ था। तो एससीओ स्टैब्लिश हुआ था 2001 में, 2001 में एससीओ जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। पहले क्या था, ये शांघाई 5 करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पहले इसका नाम था शांघाई 5, शांघाई 5, जो कि 1995 में स्टैब्लिश हुई थी। बाद में ये 2001 में रीनेम कर दी जाती है, जब इसमें उज्बेकिस्तान ऐड होता है, उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ता है 2001 में, और इसका नाम हो जाता है एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। लेटर ऑन 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इससे जुड़ते हैं, इंडिया और पाकिस्तान जुड़ते हैं 2017 में। लेटर ऑन ईरान इसमें जुड़ता है, और लेटेस्ट अभी मेंबर जो है 10th मेंबर इसका वो है बेलारूस। तो ईरान और बेलारूस भी अब इसमें जुड़ गए हैं, तो टोटल 10 मेंबर्स अब एससीओ के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 5 प्लस उज्बेकिस्तान 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 मेंबर्स हैं
बेलारूस को मिला करके। लेटेस्ट मेंबर याद रखिएगा, बेलारूस जो है वो उसका 10th मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर याद रखना शंघाई में नहीं है, है ना। सीधा ए ऑप्शन दिखेगा शंघाई और हम लगा के आ जाएंगे शंघाई, है ना। तो बिल्कुल शंघाई में नहीं है, ये है बीजिंग में। बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, हाउ मेनी महारत्न कंपनीज आर देयर इन इंडिया एज ऑफ जनवरी 2026? जनवरी 2026 तक के डेटा को अपन देखें तो कितनी टोटल महारत्न कंपनीज हैं इंडिया के अंदर? टोटल महारत्न कंपनीज इंडिया के अंदर हैं अभी 14 महारत्न कंपनीज इंडिया में अभी हमें देखने को मिलती हैं। टोटल 14 महारत्न कंपनीज हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस के अंदर। कौन कौन सी ये कंपनीज हैं? तो इसमें भेल गेल सेल है हमारी, भेल गेल सेल, OIL, CIL, NTPC, ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, PGCIL, PFC और REC। और अभी लेटेस्ट जो है हमारी वो है HAL, ठीक है। तो ये 14 महारत्न कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर अभी करेंटली, ठीक है। याद रखना है टोटल 14 कंपनीज हैं। ये कंपनीज कौन कौन सी हैं इनका भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू अपने को पता होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्न कंपनी, है ना। तो हमें एक आइडिया होना चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हु हैज टेकन ओवर चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज किसने हाल ही में ले लिया है? डॉक्टर DK शुक्ला, लेफ्टिनेंट जनरल RS शर्मा, डॉक्टर अनिल काकोडकर और AK बाला सुब्रमण्यम। तो AK बाला सुब्रमण्यम जी जो हैं इन्होंने अभी हाल ही में चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन का पद जो है वो चार्ज जो है वो लिया है, ठीक है। बाला सुब्रमण्यम, AK बाला सुब्रमण्यम AERB के चेयरपर्सन अभी हाल ही में बन गए हैं, ठीक है। इससे पहले ये NPCIL के डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। ये हालांकि नहीं पूछा जाएगा आपसे कि पहले क्या रह चुके हैं, आपको बस उतना ही याद रखना है कि ये AERB के अभी हाल ही में चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। Next question is what has the United Nations declared the year 2026 as? United Nations ने 2026 ईयर की थीम क्या रखी है? यूनाइटेड नेशंस क्या होता है, हर साल हर ईयर को क्या करता है, एक थीम जो है उसको रिकॉग्नाइज करता है ना। तो इस साल की 2026 की थीम क्या है एज पर द यूनाइटेड नेशंस? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्लाइमेट एक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉलिडारिटी अगेंस्ट विक्टिम्स ऑफ वॉर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी और इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। अब इसमें आप बोलोगे कि सर हमने तो एक और पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल दो थीम्स रखी हुई हैं, है ना। वो ऑप्शन नहीं है इसमें, तो हम जो एक है वही आंसर कर पाएंगे अभी। बट दो थीम्स दी हुई हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने इस बार 2026 के लिए दो थीम्स दी हैं। एक तो यही है डी ऑप्शन में जो आपको दिख रही है, एक और है इसमें इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन फार्मर्स। इंटरनेशनल ईयर फॉर विमेन फार्मर्स, ये भी क्या है इस साल की थीम रखी गई है। तो दोनों थीम है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल transformation initiative? Which ministry has launched district led textile transformation initiative? Ministry of Textiles, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and Ministry of Science and Technology। किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही लेगी। कई बार ये आसान सवाल इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप आसान सवाल की भी आदत डालें, है ना। कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में यही चीज होती है
कि हम मान के चलते हैं कि भाई इतना आसान तो नहीं पूछेगा, है ना, कि टेक्सटाइल क्वेश्चन में लिखा है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ही है, तो इतना आसान तो नहीं पूछेगा। हम चलाते हैं फिर ज्यादा दिमाग इसमें, और हम इस तरह के आंसर चुन के आ जाते हैं कि हो सकता है टेक्सटाइल का काम है तो स्किल डेवलपमेंट का भी हो सकता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी हो सकता है ना। तो कई बार आसान क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा ये डिस्ट्रिक्ट लेग टेक्सटाइल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट, द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल was established in which year? गल्फ कॉपरेशन काउंसिल किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया है? अगेन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल जो है वो किस ईयर में एस्टेब्लिश की गई है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है क्या? तो बेसिकली ये ट्रेड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए कुछ गल्फ कंट्रीज हैं, टोटल 6 गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया है, इसको डेवलप किया था। कौन कौन सी ये कंट्रीज हैं? तो ये 6 कंट्रीज हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। तो ये टोटल 6 कंट्रीज हैं जो कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर आती हैं। कब ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था? तो ये एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। 1981 में ये एस्टेब्लिश किया गया है। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में याद रखना है हमको क्या, कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ऐसी काउंसिल है जो कि ट्रेड और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था, टू प्रमोट ट्रेड एंड सिक्योरिटी। 6 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, और 1981 में ये स्टैब्लिश की गई थी। नेक्स्ट, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर रियाद, सऊदी अरेबिया में है, ये भी याद रखना। नेशनल यूथ डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच इंडियन थिंकर? नेशनल यूथ डे किस थिंकर की बर्थ एनिवर्सरी के दिन बनाया जाता है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर नेशनल यूथ डे जो है वो बनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर हर साल नेशनल यूथ डे हम 12 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 12 जनवरी को क्या होता है? नेशनल यूथ डे होता है, और ये स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर बनाया जाता है। Next question. India recently participated for the first time in a diplomatic grouping involving France, Germany, and Poland aimed at strengthening political security and economic cooperation in Europe. What is this grouping called? अभी हाल ही में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है एक पॉलिटिकल डायलॉग में, किसके अंदर? एक ग्रुपिंग है जिसके अंदर कौन कौन है? फ्रांस है, जर्मनी है और पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड के साथ में एक ट्राइलेटरल क्या है, ये ग्रुपिंग है। क्या है इसका नाम, ये हमसे पूछा गया है। तो ये है वेमर ट्राइंगल। वेमर ट्राइंगल है जो कि फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड की एक ग्रुप है जो कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया एक फोरम, आप बोल सकते हैं, एक तरह का फोरम है जो कि बनाया गया है। ये एस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। 1991 में ये एस्टेब्लिश किया गया था, नेम्ड आफ्टर वेमर, वेयर दी फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ द 3 कंट्रीज फर्स्ट मेट। वेमर एक जगह है जर्मनी में, एक जगह है वेमर जहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ दी 3 कंट्रीज फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड आकर के मिले थे, इसीलिए इसको वेमर ट्राइंगल नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, which atmospheric component contributes most to the regional heating, is the most abundant greenhouse gas and has its radiative effect strongest under low aerosol conditions? अब देखो दो क्लूज आपको यहीं पर मिल रहे हैं कि मोस्ट रीजनल हीटिंग करता है, साथ साथ में मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सी अवेलेबल है? हम सभी जानते हैं कि ये है आपकी वाटर वेपर। वाटर वेपर जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? वाटर वेपर है, और यही सबसे ज्यादा क्या करता है? हीटिंग करता है। तो वाटर वेपर क्या है इसका सही जवाब होगा ना। बहुत बेसिक सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? आसान सा सवाल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी बॉर्डर लाइन है? हम सभी जानते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो है किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन लाइन कहां पर है? तो मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच। वहीं ड्यूरन लाइन किसके बीच में है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। ठीक है,
तो ये तीनों ही लाइन हमें पता होना चाहिए, मैकमोहन लाइन, रेडक्लिफ लाइन एंड ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट, the Public Investment Board has approved an expenditure of rupees 26,069 crore for the proposed 1,720 megawatt Kamala Hydro project in January 2026. In which state is this project located? Kamala Hydro project, इसके लिए अभी हाल ही में फंड्स जो हैं वो अलोकेट किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं। किस स्टेट में ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाने वाला है? तो ये भाई प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। ऑन विच रिवर? कमाला रिवर, है ना, कमाला रिवर पर ही क्या होने वाला है, ये प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है। कमाला क्या है? सुबर्णश्री की, सुबर्णश्री जो रिवर है उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सुबर्णश्री की ट्रिब्यूटरी है कमाला रिवर, ठीक है ना। Next, which two institutions announced an strategic partnership to launch the Raisena Science Diplomacy Initiative 2026? किन दो institutions का कोलैबोरेशन है जो कि रायसेना साइंस डिप्लोमेटिव इनिशिएटिव 2026 को लॉन्च करता है? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो क्या करता है, ये इनिशिएटिव लिया है इसने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव का, इन ये लॉन्च जो है इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। ये इनिशिएटिव 5 मार्च से 7 मार्च तक 2026 में न्यू दिल्ली में किया जाएगा। इट एम्स टू इंटीग्रेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कशंस इनटू ग्लोबल डिप्लोमेसी एंड पॉलिसी मेकिंग। ग्लोबल डिप्लोमेसी में और पॉलिसी मेकिंग में भी साइंस को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिस्कशंस को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। जहां पर आप स्पेस की बात करें, आप डिफेंस की बात करें, आप साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की बात करें डिप्लोमेसी के अंदर, ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर, है ना, इसके लिए ये रायसेना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच मिनिस्ट्री? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस मिनिस्ट्री के द्वारा एडमिनिस्टर होने वाली है? तो अगेन ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है उसी के अंदर ये मिनिस्ट्री काम करने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की बात करें तो इसके मिनिस्टर कौन है अभी करंटली? तो श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो क्या है करंटली आपके मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री के। नेक्स्ट, एक्सरसाइज सांझा शक्ति रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। एक्सरसाइज सांझा शक्ति जो है अभी हाल ही ने आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी है, ये किस चीज पर फोकस कर रही है? माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग पर, मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस पर, सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इन रियर एरियाज और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये इसका जो मेन फोकस है सांझा शक्ति एक्सरसाइज का जो कि आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है, ये सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन इन रियर एरिया, सिविलियंस जो हैं और मिलिट्री जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को स्थापित करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सरसाइज सांझा शक्ति इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है हाल ही में। नेक्स्ट, नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, एनवायरमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स के लिए एक लेबोरेटरी एस्टेब्लिश किया गया है, किसका इनिशिएटिव है, किस ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है? तो ये है CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी का इनिशिएटिव है। इनके द्वारा ही ये एनवायरमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। इट वाज सेट अप टू टेस्ट एंड recalibrate एयर pollution monitoring instruments and environmental sensors under इंडियन कंडीशंस। जो भी आपके environmental sensors हैं, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, उनको क्या करना है, वापस से रिकैलिब्रेट करना है। साथ साथ में दिल्ली में जिस हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके लेवल को कम करने के लिए ये इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो लिए जा रहे हैं। Next, which city has been ranked the world's safest city for the 10th consecutive year according to 2026 Numbeo Global Safety Index? Numbeo Global Safety Index के अकॉर्डिंगली किस सिटी को वर्ल्ड की सेफेस्ट
सिटी घोषित किया गया है लगातार 10th टाइम अबू धाबी जो है वो क्या बन गई है आपकी consecutively 10th टाइम वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी, ग्लोबल सेफेस्ट सिटी इसको अनाउंस किया गया है। अब सेफेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग है ना, वो सिक्योरिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, स्टेबिलिटी के फॉर्म में भी हो सकता है, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमी लेवल के फॉर्म में भी हम देख सकते हैं कि क्या है सबसे सेफेस्ट सिटी है वर्ल्ड की, कौन सी, अबू धाबी। नेक्स्ट, Vadhavan port that was recently seen in news is located in which state? वाधवान पोर्ट किस स्टेट में लोकेटेड है? ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकेटेड है आपका वाधवान पोर्ट। अराउंड 20,000 पीपल इन पालघर डिस्ट्रिक्ट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द वाधवान पोर्ट प्रोजेक्ट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न। अभी एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण वाधवान पोर्ट के अगेंस्ट 20,000 पीपल ने एटलीस्ट अप्रोक्स जो है वो क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि एनवायरमेंट को डैमेज इसके कारण हो रहा था। तो ये वाधवान पोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कहां पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Guillain-Barré syndrome that was recently seen in news is classified as which type of disease? Guillain-Barré syndrome अभी हाल ही में नीमच में ये देखने को मिला है, नीमच मध्य प्रदेश में ये आपको देखने को मिला है, नीमच मध्य प्रदेश में गुलियन-बेर सिंड्रोम आपको देखने को मिला है। किस तरह की डिसीज है ये? ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिसीज है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, या फिर इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज? तो इसका सही जवाब है ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, जिससे 2 बच्चों की जान भी इसके अंदर चली गई। नेक्स्ट, Voyager 1 is a space probe launched by which space organization? अभी हाल ही में Voyager 1 काफी न्यूज में था, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का स्पेस प्रोब है ये? तो ये है भाई नासा का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का स्पेस प्रोब है Voyager 1। ठीक है ना, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बेसिकली ये इकोनॉमी के टर्म्स में निकाली जाती है कि इकोनॉमिकल रिस्क कहां पर ज्यादा है, इकोनॉमिक रिस्क कहां पर ज्यादा है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकालने का काम करता है। ठीक है, तो जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, उनका हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज कर रही है। अगला क्वेश्चन है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत ही आसान से सवाल है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, उत्तराखंड। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली केरला में एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? केरला में। Which organization has developed National IED Data Management System? Improvised Explosive Devices IED के लिए एक डेटा मैनेजमेंट सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? ये किया है एनएसजी ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारे, है ना, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो कि एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बनाई गई, डेवलप की गई एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसने क्या किया है? नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का भी हाल ही में काम किया है। आईईडीज क्या होते हैं? इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस होते हैं, जो कि एक इंपैक्ट से ही क्या होते हैं, आपके ब्लास्ट हो जाते हैं। जैसे उस पर एक इंपैक्ट पड़ता है वैसे ये ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके लिए डेटा एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, एनएसजी के द्वारा ये डेवलप किया गया है। नेक्स्ट, which mobile application will forest staff use for the tiger census during the all India Tiger Estimation Survey 2026 at Annamalai Tiger Reserve? अभी क्या चल रहा है? देखो सर्वे चल रहा है, हम सभी ने देखा था कि 2022 में लास्ट सर्वे कंडक्ट किया गया था, टाइगर सर्वे लास्ट 2022 में कंडक्ट हुआ था। हर 4 साल में ये होता है, तो इस साल 2026 में भी टाइगर सेंसस जो है वो रिलीज किया जाएगा, टाइगर सेंसस 2026 में रिलीज किया जाएगा। इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है एम स्ट्रिप्स, है ना, हमने इसके बारे में पढ़ा था। एम स्ट्रिप जो कि एनटीसीए का एक इनिशिएटिव है, ये क्या करता है? आपका मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर्स भी करता है, साथ ही साथ में टाइगर का जो एस्टिमेशन है, काउंटिंग है, उसको भी करने का काम करता है। ठीक है ना, फुल फॉर्म क्या था इसका? मोबाइल सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस।
मोबाइल सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम IRDPP इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का है। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ पर मेंशन ही है, आपसे इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में पूछा हुआ है ना, तो आसानी से इसको क्लिक हम कर सकते थे। नेक्स्ट, recently which country became the 21st member of the eurozone, bringing it closer to full European integration? देखो, अभी हाल ही में क्या हुआ है, 21st कंट्री बन गई है जिसने यूरो को अडॉप्ट कर लिया। अभी तक टोटल 20 कंट्रीज थी यूरोपियन यूनियन में, टोटल कितनी है 27 कंट्रीज हैं, जिसमें से 20 कंट्रीज क्या करती हैं, यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी के तौर पर यूज करती हैं। तो अभी हाल ही में 21st कंट्री एक बन गई है। कौन बन गया है? तो ये बना है आपका बुल्गारिया। बुल्गारिया 21st कंट्री बन गई है जो कि यूरो को अब अपना ऑफिशियल करेंसी मानने लग गई है। ठीक है, बुल्गारिया इसका सही जवाब है, 21st मेंबर ये बन गया है यूरो जोन का। नेक्स्ट, विच आई डिफेक्ट कॉजेज इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना? रेटिना के आगे आपकी इमेज बनने लग जाती है। बायो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बायोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कौन सी डिसीज है जिसमें इमेज जो है रेटिना के बाहर आगे थोड़ा पहले बनने लग जाती है। क्या होता है कि इमेज हमारी कहां पर बननी चाहिए, रेटिना में बनना चाहिए। अगर रेटिना पे आपकी इमेज बन रही है देन इट इज परफेक्टली फाइन, आपकी आई साइट जो है वो एकदम सही है। अगर इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन जाती है देन यू मे फेस मायोपिया, है ना। आपको क्या हो सकता है, मायोपिया हो सकता है, मतलब कि आपको पास का तो सही दिखता है, दूर का आपको थोड़ा सा कम दिखेगा, धुंधला दिखेगा, है ना, मायोपिया के अंदर। सिमिलरली हाइपरमेट्रोफिया होता है। हाइपरमेट्रोफिया के अंदर क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनने लग जाती है ना। इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनती है, जिसमें आपकी पास की नजर जो है वो कमजोर हो जाती है और दूर की नजर आपकी साफ रहती है। ये जनरली आपका जब एक पर्टिकुलर एज आप कवर कर लेते हैं उसके बाद हमें हाइपरमेट्रोफिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट, Defense Research and Development Organization was established in which year? DRDO, Defense Research and Development Organization किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है डीआरडीओ के बारे में कि कब एस्टेब्लिश हुआ है। 1958 में ये एस्टेब्लिश किया गया था विथ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और करेंट इसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत क्या है करेंटली इसके चेयरपर्सन। ठीक है, तो इतनी बात अपने को डीआरडीओ के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज which among the following methods can be used to remove the permanent hardness in water due to कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण जो हार्डनेस आ जाती है पानी के अंदर, आपने देखा होगा व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है पानी में, है ना। कई बार जो हार्ड वाटर होता है उसमें एक व्हाइट लेयर की परत बन जाती है, वो क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट्स होते हैं जिसकी ये लेयर बन जाती है। तो इसको दूर करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? तो जियोलाइट मेथड का यूज किया जाता है ना। जियोलाइट मेथड का यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करने के लिए। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, याद ही रख लें इसको, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे कि ये जो आपका थोड़े से इस तरह के बायोस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि हमने अभी मायोपिया वाला क्वेश्चन देखा, वहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, विटामिन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, डिसीजेस से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा कल्चर का पार्ट भी हम देखेंगे, कल्चर से भी एलिट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं हर साल। मिलिट्री एक्सरसाइजेस से भी क्वेश्चन हर साल आपको एलिट में देखने को मिलते हैं। इसमें भी हमने मॉक में एक एक्सरसाइज देखी थी, है ना, सांझा शक्ति। तो लगभग लगभग एलिट में आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं जहां से सवाल जो है वो कहीं ना कहीं 1-2 साल के अंदर बीच बीच में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, इस पूरे पर्टिकुलर मॉक की हम बात करें, 30 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो काफी इजी लेवल का ही मॉक था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसमें नहीं थे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करंट स्पेसिफिक थे, कुछ क्वेश्चंस स्टैटिक स्पेसिफिक थे। लगभग एक बैलेंस पेपर आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। एक अच्छे स्कोर की मैं बात करूं तो एक आपका मॉडरेट स्कोर इसका होना चाहिए लगभग 18 to 20, क्योंकि अभी आप इस स्टेज में है कि अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट ही करी है, इसलिए मैं ये स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम ही बता रहा हूँ। 18 to 20 अगर आप स्कोर कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी चल रही है। और
एक्सेप्शनल अगर स्कोर की बात करें 22 तक अगर आपके आ रहे हैं देन योर प्रिपरेशन इज गोइंग ग्रेट, है ना। 22 तक अगर आप टच कर पा रहे हैं देन आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। और एक एवरेज स्कोर हमारा 18 नंबर तक भी है तो भी ठीक प्रिपरेशन पर हम चल रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो ये था आपका पूरा मॉक एलेट का सेकंड मॉक हमने डिस्कस किया, सारे जीके के क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करें। इसी तरह से सारे आपके जितने भी आपको के मॉक्स होते हैं उनका एनालिसिस प्रॉपर तरीके से देखा करिए, क्योंकि अभी ये फर्स्ट ही हम मॉक देख रहे हैं, तो अभी से इस चीज को थोड़ा सा समझ लें कि सारे एनालिसिस आपको प्रॉपरली देखने हैं, क्योंकि कई बार एनालिसिस में बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं ना, जो शायद हम एक्सप्लेनेशन में या फिर खुद से नहीं पढ़ सकते हैं, वो आपको एडिशनल फैक्ट्स जो है वो एनालिसिस के दौरान मिल जाते हैं। तो एनालिसिस प्रॉपरली सारे ही मॉक्स का देखिए, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सभी का एनालिसिस हमको प्रॉपरली देखना है और इस तरीके से अपने हर पेपर को एनालाइज भी करना है, प्रॉपरली मॉक डायरी को भी मेंटेन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, नेक्स्ट एलिट के मॉक में वापस से जीके के सेक्शन को डिस्कस करेंगे, जो भी आपका एलिट थर्ड मॉक होता है। तब तक पढ़ते रहें, प्रॉपर स्लीप लें एंड आराम से, है ना, बिल्कुल चिल होकर के पढ़ना है, बहुत ज्यादा मार्क्स का या किसी भी प्रिपरेशन का लोड नहीं लेना है, चिल रह करके प्रिपरेशन करनी है। कोई भी समस्या है, कोई भी डाउट है, आप हमेशा आ सकते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। हम मिल सकते हैं स्टाफ रूम में, आप आकर के अपने डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्टे ट्यून विथ विदिक। थैंक यू सो मच।